हेलो दोस्तों, यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत है। हम लोग विज्ञान का पहला चैप्टर, जीव विज्ञान का पहला चैप्टर जैव प्रक्रम के पढ़ रहे हैं और यह क्लास आज दूसरा है। पहले क्लास में हम लोग जीव विज्ञान के बारे में कुछ बेसिक जानकारी प्राप्त किए थे, जैसे कि विज्ञान को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो विज्ञान को 3 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है? तो पहला हो गया भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। तो विज्ञान को कितने वर्ग में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में। कौन कौन? भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। बात करें भौतिक विज्ञान का खोज किसने किया था? तो न्यूटन ने। रसायन विज्ञान का खोज किसने किया था? तो एंटोनी लवोजिया ने। और जीव विज्ञान का खोज किसने किया था? तो अरस्तु ने। हम लोग जीव विज्ञान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो देखते हैं कि जीव विज्ञान को भी 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं? तो जंतु विज्ञान पहला कौन हो जाएगा? तो जंतु विज्ञान। और दूसरा क्या हो गया? तो वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान का खोज किसने किया था? तो अरस्तु में। जंतु विज्ञान जिसमें हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन करते हैं? जंतु विज्ञान में जंतुओं का अध्ययन करते हैं। एवं वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। एग्जाम्पल में आपको सवाल कहे थे ध्यान में रखने के लिए। अब हम आगे पढ़े थे जैव प्रक्रम वनस्पति, और देखते हैं वनस्पति विज्ञान का खोज किसने किया था? तो थियोफ्रेस्टस ने। और जंतु विज्ञान का खोज किसने किया था? तो अरस्तु ने। फिर हम लोग पढ़ते हैं जैव प्रक्रम। तो वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का काम करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। हम लोग अनुरक्षण के कारक की अगर बात करें, तो अनुरक्षण के कारक में क्या क्या था? तो पहला हो जाएगा पोषण। क्या हो जाएगा? पोषण। आगे हो जाएगा श्वसन। क्या हो जाएगा? तो श्वसन। फिर हो जाएगा वहन। और फिर उत्सर्जन जैसे कि हमारे शरीर से अवशिष्ट पदार्थों को निकलना, या फिर हम बोल सकते हैं वज्र पदार्थ। अवशिष्ट पदार्थों को क्या बोलता है? जब कभी वज्र पदार्थ, वर्ज्य में होता है अवशिष्ट पदार्थ हमारे शरीर से निकलता है, उसे उत्सर्जन कहते हैं। फिर हम लोग सजीवों के लक्षण के बारे में पढ़े थे। सजीवों के लक्षण 5 प्रकार के बारे में पढ़े थे। तो देख लेते हैं कौन कौन से 5 कारक हैं इनके। तो पहला हो जाता है पोषण, जो पोषण करते हैं। सजीव जो पोषण करते हैं, चलते हैं या फिर गति करते हैं या वृद्धि करते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे वृद्धि करते हैं। श्वसन पेड़ पौधे भी करते हैं, मनुष्य भी करते हैं। जितने भी सजीव हैं सब श्वसन का काम करते हैं। श्वसन एवं प्रजनन जो अपने जैसा संतान पैदा करते हैं, प्रजनन कहते हैं। और हम बात करते हैं उत्सर्जन जो अभी हमने आपको बताया, अपने शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। हम लोग इन सबों के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। पोषण के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे, श्वसन के बारे में पढ़ेंगे, वहन के बारे में पढ़ेंगे और उत्सर्जन के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम लोग अपवाद के बारे में बात किए थे। एक अपवाद था जो सजीव भी था और निर्जीव भी था। तो विषाणु का खोज किसने किया था? तो इवानोवास्की ने। विषाणु का खोज किसने किया? इवानोवास्की ने। और यह विषाणु सजीव भी है और क्या है? तो सजीव भी है और निर्जीव भी है। क्या है? तो सजीव भी है और निर्जीव भी है। जब वह शरीर में जीवित शरीर में प्रवेश करता है तो वह सजीव का काम करता है, विषाणु सजीव का काम करता है। और जब वह सजीव में प्रवेश नहीं करता है तो वह निर्जीव की तरह काम करता है। हम बात करते हैं पोषण के बारे में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनुरक्षण के जो कारक पढ़े थे, पोषण, श्वसन, वहन और उत्सर्जन, उसमें से आज हम लोग पोषण के बारे में पढ़ने वाले हैं। पोषण क्यों जरूरी है? पोषण का मतलब क्या होता है? जैसे कि आप दैनिक जीवन में बहुत सारे काम करते हैं, जैसे कि खेलना, दौड़ना, पढ़ना या मानसिक कार्य या अन्य कोई कार्य करते हैं जिससे हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है। जैसे कि आप खेलते हैं तो ऊर्जा की ज़रूरत
इसको थोड़ा मिटा लेते हैं। जैसे कि आप खेलते हैं तो आपको ऊर्जा की ज़रूरत होती है। खेलते हैं तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, दौड़ते हैं तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है, पढ़ते हैं तो ऊर्जा की ज़रूरत होती है। और मानसिक कार्य जैसे कि ये भी पढ़ना ही तरह हो गया। मानसिक कार्य जो दिमाग लगाते हैं उसमें भी हमारा ऊर्जा खपत होता है, या फिर अन्य कोई कार्य ऐसा करते हैं जिसमें ऊर्जा की खपत होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन से प्राप्त होता है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन से प्राप्त होता है। ये सम्मिलित रूप से पोषण कहलाता है। जैसे कि हम पोषण में भोजन करते हैं और उससे हमें जो न्यूट्रिशन कहने का मतलब है प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट जैसे पदार्थ प्राप्त होते हैं, पोषण कहलाते हैं। हम लोग परिभाषा अगर देखें पोषण किसे कहते हैं तो जीवों के द्वारा, क्या कहता है कि जीवों के द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्व प्राप्त करने की क्रिया को पोषण कहते हैं। पोषक तत्व में हमने आपको क्या बताया? जैसे कि प्रोटीन हो गया, प्रोटीन वसा इत्यादि, या फिर और क्या बोल सकते हैं हम लोग? बोल सकते हैं कार्बोहाइड्रेट अरे मिट गया। चलिए आगे हम लोग देख लेंगे इसको। प्रोटीन हो गया, वसा हो गया। पोषण किसे कहते हैं? जैसे कि हम पोषण को अगर बात करें तो पोषण हमें क्यों आवश्यक है? पोषण हमें क्यों आवश्यक है? तो पोषण से हमें क्या क्या प्राप्त होता है? पोषण से हमें पहला में हो गया ऊर्जा की प्राप्त होती है, ऊर्जा प्राप्त होता है। बात करें तो शरीर में वृद्धि होता है, शारीरिक वृद्धि होता है। शरीर में टूट फूट की मरम्मत होता है, जैसे कि कोशिका का टूट फूट का मरम्मत होता है। शरीर में टूट फूट का मरम्मत, जैसे कि आप लोग क्रिकेट खेलते होंगे तो आपको चोट लगता होगा और आपके शरीर पे काले काले निशान पड़ जाते हैं, लेकिन कुछ दिन के बाद वह निशान खत्म हो जाते हैं। वह कोशिका को पुनः वह जीवित कर लेता है, माने पुनः वह जो जीव मर जाते हैं वो हट जाते हैं और हमारे शरीर पुनः एक नई कोशिका का विकास कर लेता है। इसी का टूटना फूटना या मरम्मत करना कहलाता है। चौथा में हो जाएगा रोग प्रतिरोध से लड़ता है, रोग प्रतिरक्षा का काम करता है। जैसे कि आप बीमार हो जाते हैं तो आप ठीक हो जाते हैं। तो हमारे शरीर में पोषक तत्व के कारण ही हम ठीक हो पाते हैं। हम लोग बात कर रहे हैं कि पोषक तत्व हमें कहाँ से मिलते हैं? तो भोजन से। अब भोजन के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि भोजन क्या है, क्यों कहते हैं, भोजन किसे कहते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं भोजन किसे कहते हैं। तो भोजन जैसे कि आप क्या खाते हैं, आप लोग या फिर सब कोई भी क्या खाता है? जैसे कि चावल खाते हैं, चावल हो गया, गेहूं हो गया, फल फूल, मांस, अंडा, शहद इत्यादि जैसे कई से ऐसे कारक हैं, ऐसे चीज़ हैं जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। ठीक है। और यह क्यों आवश्यक है? भोजन हमें क्यों आवश्यक है? भोजन क्यों आवश्यक है? तो भोजन से अभी हम लोग को क्या बताया कि भोजन हमें क्या बताता है? हमें भोजन क्या देता है? तो भोजन हमें ऊर्जा देता है, जिससे हमारे शरीर
में चुस्ती फुर्ती बना रहता है, हम लोग तरोताज़ा बने रहते हैं। अगर हम भोजन ना करें, अगर देखते हैं, अगर सहते होते होंगे तो आप भोजन उस दिन नहीं करते हैं तो आपको थकान सा महसूस होता है। अवश्य क्यों है? क्योंकि हमें यह क्या क्या प्राप्त कराता है? तो यह हमें प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट वसा, विटामिन, खनिज पदार्थ हमको कहाँ से प्राप्त होता है? तो भोजन से। जैसे कि हम चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, फल फूल, शहद इत्यादि जैसे कई प्रकार के हम लोग भोजन करते हैं। शाकाहारी मांसाहारी कई प्रकार के भोजन है जो हम लोग करते हैं, जिससे हमें क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन क्या प्राप्त होता है? तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज जैसे प्राप्त होते हैं। हम बात करें कार्यों के अनुसार भोजन के, तो कितने, जैसे कि प्रोटीन का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, वसा का क्या काम है, विटामिन का क्या काम है, खनिज का क्या काम है, तो हम लोग इनको कार्यों के आधार पर बांटें। अगर हम इन्हें कार्यों के आधार पर बांटें भोजन को, तो भोजन को 3 श्रेणियों में बांटा गया है। हम लोग कार्यों के अनुसार भोजन को तीन श्रेणियों में बांटा गया है। तो भोजन को कितने श्रेणियों में बांटा गया है? तो 3 श्रेणियों में बांटा गया है। और कौन कौन से हैं? तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला जो शरीर का निर्माण करते हैं, जो शरीर का निर्माण करते हैं। दूसरा जो ऊर्जा देते हैं, ऊर्जादायक, जो हमें ऊर्जा प्राप्त दान कराते हैं। और तीसरा क्या हो जाएगा? तो विनियंत्रक, जैसे कुछ जैसे कि इसमें विटामिन्स आ जाएंगे। विनियंत्रक में क्या आ जाएंगे? तो विटामिन इसमें क्या आ जाएगा? कार्यदाता में क्या, ऊर्जादाता में क्या आ जाएगा? तो ऊर्जादाता में हमें कार्बोहाइड्रेट किससे प्राप्त होता है? तो कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि इंस्टेंट, आप लोग दौड़ते दौड़ते थक जाते होंगे, तो आप लोग ग्लूकोज अगर खाइएगा तो आपको जल्दी से जल्दी ऊर्जा मिलेगा और आप फिर से जल्दी से तरोताज़ा हो पाइएगा। और एक हो गया कौन? वसा, जो सबसे लास्ट में पचता है और यह शरीर में हमें वसा कहीं जाकर जमा हो जाता है। जैसे कि स्टोमक, पेट के पास काफ़ी वसा जमा रहता है। शरीर निर्माण की बात करें तो शरीर निर्माण में महत्वपूर्ण काम कौन निभाता है? तो प्रोटीन। कौन निभाता है? प्रोटीन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और साथ में इसको एक और लिख सकते हैं, खनिज। क्या लिख सकते हैं? तो खनिज। चलिए हम लोग फिर से ऊपर से एक बार देख लेते हैं। यहाँ से पोषण, तो पोषण जब हम खेलते हैं, दौड़ते हैं, पढ़ते हैं या फिर मानसिक कार्य करते हैं तो हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। हम बात करते हैं पोषण किसे कहते हैं? तो जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्वों को प्राप्त करने की क्रिया पोषण कहलाता है। यह परिभाषा है, आप इसको लिख लीजिएगा और ऐसे ही याद कर लीजिएगा। कभी कभी आपको 2 नंबर में पूछ देता है परिभाषा। पोषक तत्व जैसे कि प्रोटीन हो गया, वसा हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया
और विटामिन्स हो गया, बस खनिज पदार्थ जैसे सब पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। हम लोग पोषण की बात करें तो पोषण से हमें क्या मिलता है, तो पोषण से हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है, शारीरिक वृद्धि, जैसे कि हम लोग छोटा से बड़ा हो गए हैं तो हम लोग का शरीर वृद्धि हुआ है। या फिर पेड़ पौधों की बात करें, या अगर हम पेड़ पौधों की बात करें तो पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं। शरीर में टूट फूट का मरम्मत, जैसे कि हम लोग खेलते हैं या फिर चोट लग जाता है तो आप लोग देखे होंगे कि काला काला धब्बा जम जाता है। काला काला क्या हो जाता है, तो धब्बा जम जाता है, और फिर बाद में हम लोग वहाँ पे दवाई वगैरह लगाते हैं तो ठीक हो जाते हैं। या फिर अगर नहीं भी लगाते हैं, कोई कोई जख्म ऐसा भी होता है कि अगर हम दवाई ना भी लगाएं तो वह अपने आप ठीक हो जाता है। क्या हो जाता है, तो अपने आप ठीक हो जाता है। तो हमारे कोशिका का एक तरह से मरम्मत हो जाता है जिससे हम लोग ठीक हो पाते हैं। हम बात कर रोग प्रतिरक्षा की हम बात करें तो रोग प्रतिरक्षा की, जैसे कि हम लोग विटामिन लेते हैं तो विटामिन सी जो हमारे चर्म रोग से लड़ने में मदद करता है। विटामिन सी जो चर्म रोग से लड़ने में मदद करता है। हम लोग भोजन के रूप में क्या क्या ग्रहण करते हैं, तो भोजन के रूप में चावल, गेहूँ, फल फूल, मांस, अंडा, शहद इत्यादि कई ऐसे पदार्थ हैं जो हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जो हमें आवश्यक होता है। और आवश्यक क्यों होता है हमें भोजन, तो भोजन से हमें क्या प्राप्त होता है, तो भोजन से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, वसा प्राप्त होता है, विटामिन प्राप्त होता है और खनिज पदार्थ प्राप्त होते हैं। अगर हम लोग इनको प्रोटीन को, कार्बोहाइड्रेट को, वसा और विटामिन और खनिज को कार्यों के अनुसार बांटें तो कार्यों के अनुसार भोजन को 3 श्रेणियों में रखा गया है, यानी बांटा गया है। जैसे कि प्रोटीन का क्या काम है, कार्बोहाइड्रेट का क्या काम है, वसा का क्या काम है और विटामिन का क्या काम है और खनिज का क्या काम है। तो हम बात करते हैं तो कार्यों के अनुसार और भोजन के 3 श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि शरीर निर्माण में हम बात करें तो शरीर निर्माण में हमें प्रोटीन और खनिज की ज़रूरत पड़ता है। ऊर्जादायक, जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं तो हमें ऊर्जा की ज़रूरत होती है, तो वहाँ क्या ज़रूरत पड़ता है, तो हमें कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत पड़ता है, वसा का ज़रूरत पड़ता है। वसा जो सबसे जटिल होता है, यह बहुत ज़्यादा वर्क करने पर हमें वसा की पाचन होती है। वसा हमारे स्टोमक के पास, जो पेट होता है वहाँ पर सबसे ज़्यादा वसा जाकर जमा होता है। विनियंत्रक जैसे कि इसमें विटामिन जो हम बताएं कि विटामिन सी, अगर विटामिन बी, विटामिन ए जो हमारे तौंधी को दूर करने में, जैसे कि कुछ मैंने प्रतिरक्षा का भी काम करता है। हमारे शरीर को रोग प्रतिरक्षा का भी काम विटामिन्स करते हैं। अब हम लोग पोषण पढ़ रहे हैं, और पोषण 2 प्रकार के होते हैं। पोषण कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं। थोड़ा सा मोटा में लिख लेते हैं जिससे कि आपको पोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से बांटा गया है, तो स्वपोषी और विषमपोषी। पोषण को कितने वर्गों में बांटा गया है, तो 2 वर्गों में। कौन कौन बांटा गया है, तो पहला हो जाएगा स्वपोषी, पहला क्या हो जाएगा, तो स्वपोषी, और दूसरा क्या हो जाएगा, तो विषमपोषी। कुछ बात हम लोग विषमपोषी के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग स्वपोषी पढ़ेंगे। स्वपोषी जो अपने से भोजन बनाता है, खुद पर निर्भर रहता है, और विषमपोषी जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं। जैसे कि विषमपोषी में हम लोग बात करें तो विषमपोषी में क्या हो जाएगा, तो विषमपोषी में हो जाएगा मृतजीवी हो जाएगा, मृतजीवी, और क्या हो जाएगा, तो परजीवी, और हम लोग बात करें तो एक ठोर होता है क्या, तो प्राणी समभोजी। क्या हो जाएगा, तो मृतजीवी, परजीवी और
प्राणी संभोजी क्या हो जाएगा? तो प्राणी संभोजी। हम लोग अगर मृत जीवी किसे कहते हैं? जैसे कि सड़े गले, मृत जीवी जो सड़े गले पर पनपते हैं उसे मृत जीवी कहते हैं, जो सड़े गले पर पनपते हैं। जैसे कि क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर एग्जाम्पल में अगर हम देखें, एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो क्या हो जाएगा? कवक हो जाएगा, कवक, कवक हो जाएगा, कवक हो जाएगा, इष्ट हो जाएगा, इष्ट, इष्ट हो जाएगा। या फिर मशरूम हो गया, मशरूम जो आप लोग गांव देहात में पुआल, पुआल जो होता है, पुआल जब सड़ता है तो उसमें से छाते नुमा संरचना निकलता है जिसे मशरूम कहते हैं। और यह प्रोटीन से भरपूर रहता है, प्रोटीन से भरपूर रहता है, प्रोटीन से बहुत ज़्यादा माने अधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। इसी को हम लोग फंगस भी बोलते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो फंगस। हम बात करें अगर परजीवी के जो दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे क्या हो जाएगा? तो जू हो जाएगा, जिसे ढील, जिसको ढील बोलते हैं, देहाती ठेठ भाषा में इसको क्या बोलते हैं? ढील, जो हमारे माथा में रहते हैं। और क्या हो जाएगा? तो किन्नली, किनली। आपको इस एग्जाम्पल, आप ये एग्जाम्पल को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में आप लोग डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा इस बारे में कि जू क्या है, किनली क्या है। या फिर फीता कृमि क्या हो जाएगा? तो फीता कृमि, फीता कृमि, फीता कृमि। और क्या हो जाएगा? तो जोंक हो जाएगा, जोंक, जोंक हो जाएगा। फिर अमरवेल हो गया। अमरवेल आप लोग देखे होंगे, अमरवेल बबूल के वृक्ष पर आप लोग इसको देख सकते हैं, जो पीले पीले तरह के लतर नुमा संरचना जो अमरवेल चढ़ जाते हैं अगर किसी पेड़ पौधे पर, तो वह पेड़ पौधों को खराब कर देते हैं। फिर हम लोग प्राणी संभोजी की अगर बात करें तो प्राणी संभोजी में हो जाएगा अमीबा, अमीबा, अमीबा। हम लोग अमीबा के बारे में भी अलग से पढ़ेंगे। फिर हो जाएगा कौन? तो मनुष्य हो जाएगा, क्योंकि अमीबा के बारे में पूछता है तो हम लोग अमीबा के बारे में बढ़िया से पढ़ेंगे। मनुष्य हो गया। फिर हिरन हो गया, हिरन हो गया। मछली हो गया, मछली हो गया। बंदर हो गए, बंदर, बंदर। पशु पक्षी, घोड़ा, बकरी, सब इसी में आ जाएगा। प्राणी संभोजी में सब आ जाएगा। हम लोग अगर हम इसको विषमपोषी की बात करें तो विषमपोषी में जटिल पदार्थ उत्प्रेरक की सहायता से सरल पदार्थ में तोड़ते हैं। जैसे कि हम उत्प्रेरक के रूप में क्या उपयोग करते हैं? तो एंजाइम का। और वह सरल पदार्थ में तोड़ देते हैं जिससे वे सारे भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। हम लोग बात करें स्वपोषी, तो स्वपोषी किस में होता है? तो स्वपोषी होता है पेड़ पौधों में। स्वपोषी किस में होता है? तो यह पेड़ पौधों में देखने को लिए मिलता है। पेड़ पौधे, पेड़ पौधा, पेड़ पौधा में, यह पेड़ पौधा में होता है। और स्वपोषी का मतलब होता है कि जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। इसमें होता है कि दूसरे पर आश्रित होते हैं। अपना भोजन मैंने अपना भोजन खुद नहीं बनाते, खुद नहीं बनाते हैं। और यह अपना भोजन, इसको थोड़ा सा लंबा ऐसे खींच के लिख देते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा लाइन सीधा कर लेते हैं जिससे कि नोट्स देखने में अच्छा लगेगा। स्वपोषी, स्वपोषी की अगर हम बात करें, स्वपोषी क्या हो गया है? लाइन सीधा नहीं हो रहा है, फिर से एक बार करते हैं कोशिश। स्वपोषी, हाँ, स्वपोषी की अगर हम बात करें तो अपना भोजन खुद बनाते हैं। जैसे कि पेड़ पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं, उन्हें पेड़ पौधे की
कोई भोजन नहीं देता है, वह खुद पेड़ पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और हम लोग क्या हैं कि पेड़ पौधे जंतु पर आश्रित होते हैं भोजन के लिए। अगर हम बात करें स्वपोषी को, तो स्वपोषी पेड़ पौधे में होते हैं। चलो हेडिंग लगा लेते हैं हम लोग, स्वपोषी। क्या हेडिंग लगाते हैं? स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण। स्वपोषी पोषण यह पेड़ पौधे में होते हैं। स्वपोषी पोषण कहाँ होते हैं? तो यह पेड़ पौधे में होते हैं। पेड़ पौधा में होता है। यह पेड़ पौधा में होता है। स्वपोषी किस में होते हैं? तो स्वपोषी पेड़ पौधे में होते हैं। और स्वपोषी के लिए क्या चीज़ का आवश्यकता होता है, किस चीज़ का आवश्यकता होता है? तो जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, फिर जल हो गया। हम लिख देते हैं इसको कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होता है। और जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो वायुमंडल से प्राप्त होता है। और हम लोग H2 जल की बात करें, H2O को जल जो कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ से। कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ से प्राप्त होता है। और जड़ से प्राप्त होता है। और जड़ में से कौन लाता है? जड़ से ऊपर की ओर कौन लाता है? पत्तियों तक कौन लाता है? पानी। तो जाइलम के सहायता से यह ऊपर पत्तियों तक आता है। और किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो और होता है पर्णहरित, जिसको हम क्लोरोफिल बोलते हैं। पर्णहरित क्लोरोफिल, इसको पर्णहरित कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश आवश्यकता होता है हमें। किसके लिए? तो स्वपोषी के लिए। तो स्वपोषी के लिए हम लोग देखें कि किस चीज़ का आवश्यकता होता है। तो स्वपोषी के लिए हमें पेड़ पौधों में होता है। स्वपोषी पेड़ पौधे में होता है। अगर हम कुछ बात करें तो यह कुछ कहाँ होता है? तो जीवाणु में। कहाँ होता है? तो कुछ यह जीवाणुओं में भी होता है। कुछ यह जीवाणुओं में होता है। लेकिन मुख्यतः कहाँ होता है? अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन कि स्वपोषी होते हैं पेड़ पौधों में, जीवाणुओं में, तो उस स्थिति में आपको आंसर कहाँ लगाना है? तो जीवाणु में। और स्वपोषी के लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं? जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया। और जल कहाँ से प्राप्त होता है? तो जड़ से क्लोरोफिल की ज़रूरत होता है, जिसको पर्णहरित कहते हैं। और सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होता है। और स्वपोषी मैंने कहाँ होते हैं? तो यह पत्तियों में होते हैं। पत्ती होते हैं जहाँ, फिर हम बोल सकते हैं जहाँ पे हरित लवक पाए जाते हैं। जहाँ पड़े पेड़ पौधा में जहाँ हरित लवक पाए जाते हैं, जैसे कि पर्णहरित कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरित लवक से प्राप्त होता है। हरित लवक। और यह जहाँ रहता है वहाँ पर प्रकाश का संश्लेषण होता है। जैसे कि यह पत्ती में होता है, पत्ती में या फिर यह तना में भी पाए जाते हैं।
जैसे कि आप लोग जानते होंगे, अगर हम लोग पत्ती से अगर प्रकाश संश्लेषण सिर्फ होगा, मान लिया जाए कि अगर पत्ती से सिर्फ प्रकाश संश्लेषण हो तो फरवरी माह जिस समय पतझड़ के मौसम आता है तो उस समय तो प्रकाश संश्लेषण नहीं होगा, तो पौधे तो मर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है, पौधे नहीं मरते हैं, उनके तना जिसमें हरित लवक पाए जाते हैं वह प्रकाश संश्लेषण का काम करते हैं और वह भोजन को प्राप्त करते हैं। और पत्तियाँ जैसे कि पेड़ पौधे, अगर हम पेड़ पौधों की बात करें, अगर हम बात करें तो अपना पत्तियाँ इसलिए गिरा देती है क्योंकि वह अपना भोजन को कम से कम खर्च करता है। पत्तियाँ रहेगी तो उस समय बढ़िया से बढ़िया से नहीं हो पाता है प्रकाश संश्लेषण, जिससे वह अपने पत्तियों को गिरा देती हैं और पत्तियों को गिराने के कारण वह गर्म रहती है, अपना भोजन ज़्यादा से ज़्यादा बचत करती है। हम लोग फिर पढ़ते हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। हम लोग आगे पढ़ते हैं प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो आज हम लोग इसके बारे में खाली जो रासायनिक समीकरण है उसके बारे में देख लेते हैं, उसके बारे में फिर हम लोग कल चर्चा करेंगे इसमें। जैसे कि प्रकाश संश्लेषण क्या है। प्रकाश संश्लेषण के हम लोग रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। इसका अगर हम बात करें तो यह वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं, तो CO2 प्राप्त करते हैं, प्लस में जड़ से क्या प्राप्त करते हैं, तो H2O जल प्राप्त करते हैं, और सूर्य की उपस्थिति में माने सूर्य की उपस्थिति में, या फिर हम बोल सकते हैं सूर्य और क्लोरोफिल एक ही नहीं है, अलग अलग है। जहाँ पर क्लोरोफिल होता है वहीं प्रकाश का संश्लेषण होता है। यह क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है। क्लोरोफिल इसी को बोलते हैं पर्णहरित इससे अभिक्रिया होता है और क्या देता है, तो हमें ग्लूकोज क्या प्राप्त होता है, तो ग्लूकोज प्राप्त होता है। जैसे कि ग्लूकोज का क्या होता है 6H12O6 प्लस हमें H2O प्राप्त होता है, और साथ ही O2 माने ऑक्सीजन जो निकल जाता है बाहर। अगर हम इसको संतुलन की बात करें तो इधर कितना हो जाएगा, कार्बन इधर कितना है 6 कार्बन है और इधर 1 कार्बन है, तो हम लोग यहाँ पर ही 6 से कर देते हैं। थोड़ा सा अलग कलर से कर लेते हैं जिससे आपको पता चले। चलिए उठा लेते हैं हरा कलर, लाल उठा लेते हैं जिससे कि पता चलेगा। यहाँ पर संतुलन करने के लिए यहाँ कितने कार्बन है, तो यहाँ पर 6 कार्बन है, तो यहाँ 6 से कर देते हैं, तो यहाँ भी 6 कार्बन हो गया। अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर 6 ऑक्सीजन है, 6 ऑक्सीजन है, और 2 8 और 1 9 है ऑक्सीजन। यहाँ पर 12 ऑक्सीजन हो गए हैं, तो हम लोग यहाँ पर क्या कर लेते हैं, तो 12 से कर लेते हैं, और फिर इधर इसमें 6 कर देते हैं, और कितना हो जाएगा इधर, हाँ ऑक्सीजन हाँ, और फिर इसमें भी 6 कर देते हैं। तो देखिए संतुलन हो गया है। तो कार्बन, हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड के, तो कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, और फिर जल का 12 अणु, और ग्लूकोज का 1 अणु, ग्लूकोज का 1 अणु,
और इसमें क्या हो जाएगा, तो जल, जल का 12 अणु, जल का 6 है ना, तो 6 हो जाएगा। कितने अणु हो जाएगा, तो 6 अणु जल के 6 अणु, जल के 6 अणु और ऑक्सीजन के कितने हो जाएंगे, 6 अणु बाहर निकलते हैं। तो हम लोग प्रकाश संश्लेषण क्या है, तो प्रकाश संश्लेषण का अगर हम समीकरण की बात करें तो वायुमंडल से यह कहाँ से प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, तो वायुमंडल से प्राप्त होता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से प्राप्त होता है, तो यह वायुमंडल से प्राप्त होता है, वायुमंडल से प्राप्त होता है, वायुमंडल से प्राप्त होता है। और यह जड़, यह कहाँ से प्राप्त होता है, तो जड़ से प्राप्त होता है, जिससे, और यह सूर्य की उपस्थिति में एक अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं और फिर कार्बोहाइड्रेट का और जल का निर्माण करते हैं और फिर ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं निर्माण, ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। तो हम लोग एक बार फिर से ऊपर से देख लेते हैं। हम लोग आज पढ़े हैं कहाँ से, तो पोषण से। पोषण की अगर बात करें तो पोषण जैसे कि हम लोग दौड़ते हैं, पढ़ते हैं, खेलते हैं, मानसिक कार्य करते हैं या फिर अन्य कोई कार्य करते हैं, तो हमें भोजन की आवश्यकता होती है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है। और ऊर्जा हमें कहाँ से प्राप्त होता है, तो भोजन से प्राप्त होता है। हम लोग पोषण के परिभाषा की बात करें तो जीवों द्वारा भोजन तथा अन्य खाद्य पदार्थों के पाचन से पोषक तत्व को प्राप्त करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं। और पोषक तत्व हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, जैसे कि प्रोटीन प्राप्त करते हैं, वसा प्राप्त करते हैं। और हम लोग को पोषण क्यों जरूरत है, तो हम लोग को ऊर्जा देता है, शरीर वृद्धि करता है, शरीर में टूट फूट एवं मरम्मत करता है, जैसे कोशिकाओं का टूट फूट का मरम्मत करता है, रोग प्रतिरक्षक को बढ़ाता है। हम लोग भोजन क्यों करते हैं, जैसे कि भोजन में हम लोग क्या क्या लेते हैं, भोजन में चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, फल फूल, मांस, अंडा, शहद या फिर अन्य छोटे छोटे जीव जंतु जैसे कि मछली वगैरह को हम लोग भोजन के रूप में यूज करते हैं, जिससे हमें आवश्यक पदार्थ जैसे कि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन्स, खनिज जैसे प्राप्त होते हैं। और ये हमारे अलग अलग, जैसे कि प्रोटीन का क्या कार्य है, कार्बोहाइड्रेट का क्या कार्य है, वसा का क्या कार्य है और विटामिन्स का क्या कार्य है, इन लोग को कार्यों के आधार पर अलग अलग श्रेणियों में बांटा गया है। जैसे कि शरीर का निर्माण किससे किससे होता है, ऊर्जादायक में कौन कौन से हैं, और विनियंत्रक में कौन कौन से हैं। विनियंत्रक की हम बात करें तो इसमें विटामिन्स आ जाएगा, ऊर्जादायक में कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा, वसा हो गया। अगर आप लोग दौड़ते धूपते हैं और अगर थक जाते हैं तो अगर आप ग्लूकोज लेते हैं तो उस समय आप बहुत कम समय में आपके अंदर ऊर्जा की प्राप्ति होती है। प्रोटीन जो हमारे शरीर में मदद करता है, शरीर को बनने में मदद करता है। और क्या होता है, तो खनिज भी हमारे शरीर को बनने में मदद करते हैं। पोषण को हम लोग 2 वर्गों में बांटते हैं, जो स्वपोषी और विषमपोषी है। हम लोग विषमपोषी को थोड़ा बहुत और हम लोग विषमपोषी को और हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे, जैसे कि कुछ देख लिए हैं हम लोग विषमपोषी के बारे में। तो विषमपोषी जैसे कि मृतजीवी हो गया, परजीवी हो गया या फिर प्राणी संभोजी। मृतजीवी जैसे कि क्या हो गया, कवक हो गया, ईस्ट हो गया, ये सब ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। मशरूम बहुत महंगा मिलता है, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है। मशरूम में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, जैसे फंगस भी कहते हैं। और यह मशरूम होते हैं, मृतजीवी होते हैं जो सड़े गले चीज़ों पर पाए जाते हैं। जैसे कि आप लोग देहात में पुआल को सड़ते हुए देखते होंगे और उस पर छातीनुमा संरचना निकलता है, जैसे मशरूम की तरह मशरूम होता है। वह क्या होता है, तो मशरूम होता है और वह प्रोटीन से भरपूर होता है। परजीवी की हम बात करें तो जू, जैसे कि देहाती भाषा में इसको क्या बोल सकते हैं, ढील जो हमारे माथा में होते हैं, जू। किनली इसको चिड़चिड़ी बोलते हैं। फीता कृमि हो गया, जोंक हो गया और फिर अमरवेल को आपको खास ध्यान में रखना है इसका एग्जाम्पल में, क्योंकि डायरेक्ट आपसे एग्जाम्पल में पूछ देता है कि निम्नलिखित में से कौन परजीवी के उदाहरण हैं। तो ऑप्शन दिया हो रहता है, उसमें ऑप्शन दिया हो रहेगा, कवक दिया हो रहेगा, ईस्ट दिया हो रहेगा, मशरूम दिया हो रहेगा और एक ठो अमरवेल दिया रहेगा। तो आप लोग क्या मारिएगा, तो अमरवेल।
प्राणी समभोजी, प्राणी समभोजी में क्या आते हैं? तो अमीबा आते हैं, मनुष्य आते हैं, हिरन आते हैं, मछली आते हैं, बंदर आते हैं। अमीबा के हम लोग बारे में विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे, जैसे कि अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, उन सब के बारे में हम लोग विकसित रूप में और जानकारी प्राप्त करेंगे, जिससे हमको क्वेश्चन बनाने में आसानी होगा, क्योंकि अमीबा के बारे में, पैरामीशियम के बारे में वहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम बात करते हैं स्वपोषी के। तो स्वपोषी पेड़ पौधों में होते हैं, स्वपोषी पेड़ पौधे में होते हैं, कुछ कुछ जीवाणुओं में भी होते हैं। स्वपोषी कुछ कुछ जीवाणुओं में होते हैं, ध्यान में रखिएगा, कुछ कुछ होते हैं, पूरा नहीं होते हैं। अगर मुख्य रूप से पूछे तो कहाँ होते हैं? तो पेड़ पौधे में होते हैं। पेड़ पौधे स्वपोषी जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, और विषमपोषी जो अपना भोजन खुद नहीं बनाते हैं। हम लोग स्वपोषी की बात करें तो अपना भोजन यह खुद बनाते हैं, और यह बनाने के लिए किस किस चीज़ों की आवश्यकता होता है, जैसे कि स्वपोषण के लिए किस किन चीज़ों का आवश्यकता होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जल हो गया, क्लोरोफिल हो गया, सूरज के प्रकाश हो गया। इन सबों को चीज़ों को प्रकाश संश्लेषण में ज़रूरत होता है, प्रकाश संश्लेषण में ज़रूरत होता है। बात करें क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरित लवक से। क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त होता है? तो हरित लवक से। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए कि क्लोरोफिल कहाँ से प्राप्त होते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं, जल से प्राप्त होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड से प्राप्त होते हैं, कि हरित लवक से प्राप्त होते हैं? तो आप लोग क्या मारिएगा? तो क्लोरोफिल या फिर पर्णहरित कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हरित लवक से प्राप्त होते हैं। कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो हरित लवक से प्राप्त होते हैं। हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ेंगे, डिटेल रूप से अच्छे से जानकारी प्राप्त करेंगे, लेकिन आज हम लोग इसके बारे में सिर्फ रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। क्या आप देख लेते हैं? तो रासायनिक समीकरण देख लेते हैं। जैसे कि वायुमंडल से हमें क्या प्राप्त होता है? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, जड़ से जल हो गया, जड़ से जल हो गया। और यह कहाँ संपन्न होता है? तो यह पत्तियों में होता है। कहाँ संपन्न होता है? तो पेड़ पौधों के पत्ती में, पेड़ पौधों के पत्ती में होता है। तना कहाँ होता है? तो तना में होता है, तना में होता है, तना में होता है। वह हमने जहाँ पढ़ी, हम कह सकते हैं जहाँ पे हरित लवक पाए जाते हैं, जहाँ हरित लवक पाए जाते हैं, जहाँ हरित लवक पाए जाते हैं, हरित लवक जहाँ पाए जाते हैं, वहाँ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। और वायुमंडल से क्या प्राप्त करते हैं? तो वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड। और जड़ से क्या प्राप्त करते हैं? तो जड़ से जल प्राप्त करते हैं। और सूर्य की उपस्थिति में क्या बनाते हैं? तो ग्लूकोज बनाते हैं। और जल का भी निर्माण होता है, और ऑक्सीजन का भी निर्माण होता है। ऑक्सीजन जो निकलते हैं, और ऑक्सीजन हमें श्वसन में मदद होता है, जो हम लोग क्या लेते हैं? श्वसन, ऑक्सीजन। हाँ, एक ठो क्वेश्चन है, बहुत जटिल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाइएगा, क्योंकि पूछता है कि पेड़ पौधे श्वसन में कौन सा गैस का प्रयोग करते हैं? श्वसन में क्या लेते हैं? तो आप लोग कोई बच्चे होंगे जो बोल देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं, बल्कि श्वसन के तौर पर अगर जब भी श्वसन बोले तो ऑक्सीजन बोलना है। अगर बोले कि पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान, यहाँ पर बोलेगा कि पेड़ पौधे क्या? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान, प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन से गैस लेते हैं? तब आप लोग मारिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो चलिए आज इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्लास। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम लोग। जय हिंद, जय भारत।